आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा। मैं शार्दुल हूँ। इस बार भी अतुल होस्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो गुजरात में चुनाव कवर कर रहे हैं मनीषा के साथ। आप हमारी वेबसाइट पर वो रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हमारे साथ चर्चा में आज 3 खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले स्मिता शर्मा। स्मिता को आप पहले भी चर्चा पर सुन चुके हैं। वो समय समय पर हमारे साथ जुड़ती हैं, विदेश मामलों को लंबे समय से कवर करती रही हैं। कैसी हैं आप स्मिता? चर्चा में आपका स्वागत है। जी, बहुत जितना बढ़िया हो सकता है इंसान वैसी हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे साथ सारिम नावेद जी भी हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं, वकील हैं, और हमारे को वो आज के विषयों पर कानूनी नज़रिए से ज्ञान देंगे और बताएंगे कि हमें चीज़ों को कैसे देखना चाहिए, इन पेचीदा मुद्दों को। सारिम, आपका स्वागत है चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ सौरभ दास हैं। वो इस समय स्वतंत्र पत्रकार हैं, पर वो पारदर्शिता के लिए काफ़ी लंबे समय से एक्टिविस्ट रहे हैं और जानकारी जनता के लिए पारदर्शी होनी चाहिए, इस पर लगातार बात करते रहते हैं। स्वागत है सौरभ आपका। थैंक यू। तो हम आज चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले 1-2 छोटे छोटे अनाउंसमेंट और मैं हफ्ते की खास हेडलाइन में बता देता हूं। पहले तो जैसा आपको पिछले हफ्ते भी बताया था, हमारे पास अमीश त्रिपाठी की वॉर ऑफ लंका किताब है। ये 2 किताबें बची हुई हैं और अगर आप किसी को न्यूज़ लॉन्ड्री का सालाना सब्सक्रिप्शन भेंट देंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन और गुडीज़ के साथ साथ अतुल, अभिनंदन और अमीश के द्वारा साइन की हुई बुक की कॉपी भी मिलेगी। तो subscription@newslaundry.com पर जाएं और अगर हो सके तो स्वतंत्र पत्रकारिता का समर्थन करें। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि जब आप हमें ईमेल भेजें, आपने अगर किसी को एक गिफ्ट किया है तो परिवार में या मित्र को, तो उनके ईमेल एड्रेस के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस भी भेजें जिससे हम आपको ये सब भेज सकें। दूसरी सूचना एनएल सेना प्रोजेक्ट को लेकर है। हमारा हिमाचल और गुजरात चुनावों पर एनएल सेना प्रोजेक्ट अभी खुला हुआ है और जैसा कि चर्चा को सुनने वाले जानते होंगे, हम किसी भी तरह का विज्ञापन नहीं लेते, तो आपके सब्सक्रिप्शन पर ही हम खबरों को आपके सामने ला पाते हैं। तो उससे उस सेना प्रोजेक्ट का समर्थन करें और देखें। हम मॉर्निंग शो हर रोज़ अब आ रहा है गुजरात से। हिमाचल की रिपोर्ट्स आपके सामने आ ही गई थी। जितना हो सके उसे समर्थन दें। इस हफ्ते की कुछ खास हेडलाइन। पहला हमारा बातचीत का विषय भी रहेगा, तो मैं उसे संक्षेप में बता देता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से नए जो चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं, अरुण गोयल जी, उनकी नियुक्ति पर जो फाइल है, जो उन्होंने निर्णय लिया, उससे जुड़ी फाइल की मांग करी थी और उसे देखने के बाद कोर्ट का ये कहना था फर्जी तौर पर कि इस सिस्टम में पारदर्शिता नहीं है और ये जानना ज़रूरी है कि ये नियुक्ति आखिरकार इतनी तेज़ी से कैसे हो गई। इस पर हम आगे लंबी बात करेंगे भी। दूसरी खबर डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ी है। आजकल हर हफ्ते ये खबरें आ रही हैं, कभी ट्विटर की, कभी मेटा की। तो एक इंटरनल पारदर्शिता रिपोर्ट दिखाती है कि भारत ने मेटा के जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, उनको इस्तेमाल करने वालों के डेटा के लिए सबसे ज़्यादा अनुरोध करने वाले जितने मुल्क थे, उनमें दूसरे नंबर पर भारत रहा। ये बहुत चिंताजनक रिपोर्ट है क्योंकि भारत में अभी भी सोशल मीडिया इतने गहरे स्तर तक नहीं उतरा है और अगर जनसंख्या पूरी तरह से कवर ना होते हुए भी सरकार इतना ज़्यादा उसका डिमांड कर रही है तो ये अच्छे संकेत नहीं देता। हो सका तो सौरभ भी इस पर कुछ बात रखेंगे। सौरभ, आप इस पर कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल संक्षेप में। मतलब मैं फॉलो तो कर रहा था इस न्यूज़ को एंड आपने देखा होगा कि कैसे इंडिया में भी जब कोई भी कंटेंट सेंसर करना होता है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी एज सच है भी नहीं जी। तो आप अगर जानना चाहते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि कितने यूआरएल्स ब्लॉक किए उन्होंने ये ट्विटर को रिक्वेस्ट भेज के, वो इन्फॉर्मेशन वो दे देंगे, लेकिन किस वजह से वो ब्लॉक करना चाहते वो नहीं देंगे। अच्छा। तो ये बहुत ही कंसिस्टेंट है और ये बहुत सालों से वो लोग ऐसे ही ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज होते जा रहा है।
अच्छा। ये जो नंबर्स है, तो इंडिया सेकंड नंबर में बहुत ही, मुझे तो लगा था फर्स्ट नंबर में होगी। नहीं, धीरे धीरे ही चीजें धीरे बढ़ती धीरे हैं। प्रगति होगी। पर ऐसा है ना कि भारतीय परिवार का भी यही है ना, जैसा कह दिया हमने किया है, तुम ये नहीं पूछ सकते क्यों किया, क्यों, ये मत पूछो। बस। खैर, अगली भी हमारा आज का चर्चा का विषय है और ये भ्रष्टाचार से जुड़ा है, पर इसकी प्रति हमारे सामने ये है कि पहले तो कोर्ट ने सत्येंद्र जैन का जो वीडियो आया अपने जेल ही कह सकते हैं, जी हाँ, हालांकि मुझे देखकर नहीं लगा, वो अच्छा खासा किराए का कमरा था साउथ दिल्ली का, बट मीडिया को वो फुटेज दिखाने से मना किया। तो मुझे ये भी पूछना है खासतौर से सारिम से कि ऐसा क्यों हुआ। बट उसके अलावा ये फुटेज बाहर आया, इसके बाद आम आदमी पार्टी के छोटे छोटे इंसिडेंट और बाहर आए। उनके विधायक के साथ थोड़ी हाथापाई हुई और इसके बाद उनके एक विधायक के यहाँ पैसे मिले, उनके रिश्तेदार के यहाँ मिले, और ये था कि पैसे लेकर एमसीडी चुनाव के वो टिकट दे रहे हैं। तो ये सारी बातें भ्रष्टाचार से, और आम आदमी पार्टी खास तौर से सबकी नज़रों में और ऊपर सत्ता की सीढ़ियों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हुए चली थी। तो जो हमारे सिस्टम में अंतरंगता से भ्रष्टाचार जुड़ा हुआ है, इस पर आज हम बात करने की कोशिश करेंगे। चौथी सुर्खी गुजरात से, गुजरात विधानसभा चुनाव में सरगर्मियां आप देख ही रहे होंगे, लेकिन एक खबर ये हुई कि भाजपा ने अपने बागी 12 नेताओं को निलंबित कर दिया पार्टी से, जबकि वो चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन भाजपा ने उन्हें टिकट नहीं दिया था। पहले वो भाजपा का ही हिस्सा थे। तो ये एक नई सुर्खी है और वहाँ पे उथल पुथल अभी भी जारी है। मैं फिर से एक बार प्लग करूँगा, हमारा एनएल सेना की जो रिपोर्ट आ रही है गुजरात से, उन्हें ज़रूर देखिए, क्योंकि उससे आपको पता चलेगा जनता किन महीन मुद्दों पर बात कर रही है। क्योंकि कई बार एक बड़े नैरेटिव में छोटे छोटे जनता के मुद्दे कहीं खो जाते हैं। मंगलूर में एक ऑटो रिक्शा का विस्फोट हुआ था और कर्नाटक पुलिस का उस पर अब कहना है कि इसे औपचारिक रूप से एनआईए को सौंप दिया जाएगा। अभी तक जो जानकारी आई थी उसमें पता चला था कि वो व्यक्ति किसी आतंकी मानसिकता के साथ ऐसा कर रहा था, लेकिन उसके कारणों का, उसके अपने कारणों का, जिस वजह से वो ये सब करने में गया, अभी पूरी तरह से पता नहीं चला है। लेकिन कर्नाटक पुलिस ने ये जानकारी जारी की है कि इसे अब एनआईए को दे दिया जाएगा। यूएस के एक पैनल ने फिर से एक रिपोर्ट दी है कि भारत में आपकी आस्था की या संप्रदाय की, जिसे कई बार लोग धर्म भी कर देते हैं, उसको पालन करने की स्वतंत्रता बड़े खतरे में है। हम लगातार इस पर बात करते रहते हैं, लेकिन मुझे ये रिपोर्ट पढ़कर हंसी आई, क्योंकि इस समय तो अमेरिका या यूएस किसी को इस बारे में भाषण देने के लिए कोई नाक नहीं रखता। पर कोई बात नहीं, पर ये विषय हमारे बीच में मजाक या हल्की बात के अलावा चिंता काफ़ी समय से बन रही है और हम अपने समाज में इसे बढ़ता हुआ देख भी रहे हैं। हमारे सामने बहुत सारे इंसिडेंट आए जिनको ज़बरदस्ती सांप्रदायिकता का ताना बाना पहना दिया गया। आखिरी सुर्खी आज की, आखिरी नहीं, आखिरी दो। पहली तो कि गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक बड़ी, मेरी नज़र में कम से कम ज़रूरी बात कही। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले की जांच के दौरान या जांच के नाम पर घरों को गिरा देना किसी भी कानून का हिस्सा नहीं है। हमने देखा लगातार, खास तौर से उत्तर प्रदेश में और फिर मध्य प्रदेश में, न्यूज़ लॉन्ड्री ने मध्य प्रदेश से कई मामलों में इस पर रिपोर्ट भी किया है कि घर गिराने के लिए एक विशेष समाज के तबके को निशाना बनाया जाता है, और अगर आप उसको भी हटा दें तो ये किसी भी तरह से कानून का हिस्सा नहीं है। कानून हमारा कहता है, जहाँ तक मुझे समझ है, सारिन बाद में उस पर शायद बात भी करेंगे, कि जब तक आपका आरोप सिद्ध नहीं हो जाता आपको निर्दोष माना जाता है। लेकिन अगर जांच के नाम पर ही आपका घर तबाह कर दिया गया तो भले ही आप बरी भी हो जाएं, घर इतनी छोटी या गौण चीज़ नहीं है जिसे आप ऐसे ही जाने दे सकते हैं। लोग उसको बनाने में जीवन बिता देते हैं। परिवार भी रहता है जी। परिवार को आने वाली समस्याओं से तो मैं इस समय बात ही नहीं कर रहा, वो व्यक्तिगत समस्याएं तो फिर बहुत ही बड़ी हो जाती हैं, लेकिन आप सतही तौर पर भी देखें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। आखिरी सुर्खी पाकिस्तान से। पाकिस्तान में पाकिस्तानी आर्मी चीफ अब जो बने हैं जनरल सैयद असीम मुनीर, वो पहले वहाँ पे आईएसआई के बॉस भी थे और पूर्व आर्मी चीफ के अरबों रुपए की संपत्ति का भी पता चला है। हालांकि जो विदेश नीति को देखते हैं, जैसे स्मिता हैं, वो जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी पूरी तरह से फ्यूडल आर्मी रही है, वहाँ कानून अभी भी नहीं बदले गए। लेकिन तब भी इमरान खान से जो
सेना का आजकल आमना सामना हो रहा था पिछले कुछ समय से, उसे देखते हुए ये बड़ा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्मिता, आप इस पर कुछ कहना चाहती हैं? देखिए, मुझे लग रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो उथल पुथल की स्थिति है उसके तहत हमेशा वहां पे कौन नया आर्मी चीफ बनता है, आईएसआई चीफ बनता है, ये निश्चित रूप से भारत की इस पर जो है काफी नजर जरूर रहती है। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस के चीफ रह चुके हैं आईएसआई के अलावा, और बहुत छोटा टर्म था आईएसआई का, क्योंकि इमरान खान के साथ जिस तरीके से जो दिक्कतें हुई थी, दरअसल इमरान खान की पत्नी बुशरा और उनके कुछ और रिश्तेदारों के भ्रष्टाचार के मामलों की जो खबरें सामने आई, उसके पीछे आसिम मुनीर को देखा गया था उस दौरान, और उसके बाद ही जो है जनरल फैज हमीद को आईएसआई चीफ बनाने की बात की गई, और तब से जो टकराव की स्थिति शुरू हुई, इमरान खान ने लगातार जो राजनीतिक ध्रुवीकरण कर दिया है। ऐसा पहले नहीं होता था पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान की आर्मी चीफ का नाम लेकर, डीजी आईएसआई के नाम को लेकर कोई राजनीतिज्ञ इस तरीके से खुलेआम पब्लिक में जाकर जो है भावनाओं को भड़का रहा हो। कि आप 27 अक्टूबर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो अपने आप में अद्भुत थी कि डीजी आईएसआई के सामने आना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि भाई इमरान खान जो है रात के अंधेरे में आ रहे थे हम लोगों के साथ डील करने के लिए। तो एक मुझे लगता है कि अंदरूनी रूप से क्या इसमें अभी पाकिस्तान में कोई थोड़ी सी स्थायित्व की स्थिति बन पाएगी इस नाम के आने के बाद। वो सीनियर मोस्ट इस वक्त जरूर हैं, लेकिन वो 2 दिन मतलब बाद जो है वो रिटायर होने वाले हैं। तो वो लिटरली रिटायर होने के बाद जो है अपना पद संभालेंगे, क्योंकि 29 तारीख को जो इस वक्त मौजूदा आर्मी चीफ है पाकिस्तान के जनरल बाजवा, वो उनका पद खत्म, उनका टाइम खत्म हो रहा है। तो थोड़ी सी पेचीदगियां अभी भी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि जो राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं या फिर कोई सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाता कहते हुए कि कोई इंसान रिटायरमेंट के बाद आखिर कैसे आर्मी चीफ बन रहा है, इस पर एक पेचीदगी बन सकती है। और दूसरा कि वो राजनीतिक जो ध्रुवीकरण है इस वक्त, क्या वो किसी तरीके से उस पर लगाम लगा सकेंगे या नहीं, या जो उनकी छवि है कि उनकी अपॉइंटमेंट में नवाज शरीफ की दिलचस्पी थी क्योंकि वो एंटी इमरान खान से नजर आते हैं। तो ये तमाम बातें तो अंदरूनी स्तर पर है। और दूसरा, भारत के लिए देखिए पिछले 2 सालों में जनरल बाजवा ने जो जरूरी बात थी कि वो भले ही पर्दे के पीछे जो भी हलचल हो रही हो, कम से कम पब्लिक स्टेज पर बार बार भारत के साथ आर्थिक सहयोग आगे बढ़ाने की बात की जा रही थी। और दूसरा, जो संघर्ष विराम अग्रीमेंट को लेकर वापस से दोनों मुल्कों में बात बनी, उसके बाद से एलओसी पर, नियंत्रण रेखा पर स्थिति काफी हद तक पिछले 2 सालों में अगर हम देखें तो स्थिति थोड़ी संभली रही थी। तो मुझे लगता है इस संघर्ष विराम को आगे तो बढ़ाए रखेंगे जनरल मुनीर, लेकिन जो लोग उनको जानते हैं उनका यही मानना है कि थोड़ी उनकी जो भारत को लेकर पोजीशन है वो और ज्यादा हार्डलाइन हो सकती है। वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से, जो मैं आखिरी बात कहूंगी, दरअसल इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से नहीं आए हैं, वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल से पहले उन्होंने वहां पे जो है तालीम हासिल की थी, जिसमें बेसिकली जनरल जियाउल हक भी उसी के प्रोडक्ट रहे थे। यूजुअली जो आर्मी चीफ्स रहे हैं वो आपके पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमीज, यूके, यूएस से जो है वहां से ट्रेनिंग लेकर आते हैं, लेकिन ये इनके सऊदी के साथ रिश्ते काफी गहरे हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस में काम कर चुके हैं। तो भारत के साथ जो बैक चैनल एंगेजमेंट पिछले 2-3 साल से लगातार चल रहा है वो जारी रहता है या नहीं, वो जरूर निश्चित रूप से हमारे लिए दिलचस्प बात नहीं जी। और इसमें छोटी सी बात यह कि भारत के परिप्रेक्ष्य को छोड़कर भी ये पाकिस्तान में अभूतपूर्व राजनीतिक स्थिति है। वहाँ पे एक लंबा इतिहास रहा है राजनेताओं को मारे जाने का, सेना चीफ, अलग अलग सेना के पदाधिकारियों द्वारा, और तानाशाही का, और चुनावी राजनीति से बैन किए जाने के बाद इमरान खान ऐसा कर रहे हैं। तो सिचुएशन इंटरेस्टिंग है, देखते हैं। खैर, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहला विषय हम लेंगे दिल्ली के भ्रष्टाचार से जुड़ा। तो हुआ ऐसा कि सत्येंद्र जैन जी, जो दिल्ली के अभी भी मंत्री हैं और जेल मंत्री भी हैं, रोचक बात यह है उनके पास गृह विभाग भी है, वो भ्रष्टाचार के मामले में जेल में हैं। उनकी अदालत ने जमानत कई बार मना भी कर दी जी। अब बहुत बार यह आरोप लगाया, खासतौर से आम आदमी पार्टी और उसके समर्थकों ने, कि ये सब भाजपा एजेंसियों के थ्रू करवा रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद ये वीडियो बाहर आया। तो हम चर्चा को करें, मैं बिल्कुल सतही बात पहले सारे आप ही से शुरू करना चाहता हूँ कि अदालत ने ये वीडियो जारी ना करने को क्यों कहा। जो वीडियो में हो रहा है और जो हमारे तंत्र की राजनीति की बात है वो अलग है, पर आप न्यायिक प्रोफेशन से आते हैं और मैं सही में बहुत ज़्यादा इस बात से बॉदर्ड था जी। मुझे ये बात बहुत विचलित कर रही थी कि अदालत ने ऐसा क्यों कहा कि ये वीडियो पब्लिक में नहीं जाना चाहिए। और ये सवाल मैं पूछ रहा हूँ, सतही बात है, पर तब भी क्यों? क्योंकि
क्या इस देश में 2 सिस्टम हैं, इसको लेकर बहुत बात होती है, प्रिविलेज और नॉन प्रिविलेज का, वीवीआईपी कल्चर। खास तौर से आम आदमी पार्टी ने उस पर काफ़ी कैंपेन किया था, उन्होंने लगातार बात की थी। पर अदालत के इस डायरेक्शन के पीछे, जिसका पालन नहीं हुआ, किसने लीक किया वो वीडियो वो एक अलग विषय है, पर अदालत के ऐसा कहने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि मुझे व्यक्तिगत तौर पे, एक पत्रकार के तौर पे लगता है जनता को ये जानने का हक है कि जो नेता अपने नाम के आगे माननीय लगाने से नहीं चूकते विधायक बनते ही, वो अपने लिए अलग स्टैंडर्ड रखते हैं और हमारे लिए अलग स्टैंडर्ड है, चाहे वो पत्रकार हो चाहे कोई भी हो। जी बताएं। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे यहाँ 2 स्टैंडर्ड तो होते ही हैं। जी। पहले मैं आपको पूरी लीगल एक आंसर दूंगा ड्राई सा, अदालत ने क्यों ऐसा ऑर्डर किया। अदालत ने ऐसा ऑर्डर इसलिए किया क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है। मेरा भी अगर देखिए कोई मैं गलत काम भी कर रहा हूँ तो आपको वीडियो है तो पूरा हक है आपको कि आप जाके पुलिस में कंप्लेन करें, कोर्ट में जाके डालें, उसमें कोई मनाही नहीं है। अच्छा। लेकिन सीधे पब्लिक करना किसी की प्राइवेट इमेजेस, तो वो अलग मुद्दा माना जाता है लीगली। उसका कोई लेना देना नहीं है कि वो सही हुआ गलत हुआ, कह रहे हैं कि बस आप पब्लिकली मत डिस्प्ले करिए, वो ये नहीं कह रहे कि जो हुआ सही हुआ। दूसरा जो आपने मुद्दा कहा, जो ज़्यादा बड़ा मुद्दा है कि हमारे 2 स्टैंडर्ड्स होते हैं, मल्टीपल स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो तो देखिए इस देश में जिस जेल में ये बैठे हैं, जैसे आपने कहा कि वो तो अपार्टमेंट लग रहा है, चलो दिल्ली का ना हो, कम से बम्बई में तो आदमी उसमें अच्छा रेंट दे देगा इतने बड़े अपार्टमेंट के लिए। जी। मालिश वालिश भी हो रही है इनकी। तो अगर ये कोई भी ये कहने की कोशिश की आम आदमी पार्टी ने कि इनको बीमारी थी, कोई फिजियोथेरेपी करने की जरूरत थी, ऑल्दो ही इज नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट जो आया था वहाँ पे वो। आप बाकियों का हाल देखिए। तिहाड़ जेल तो देखिए 5 स्टार जेल है हिंदुस्तान में। जी, अच्छी जेलों में से है। वहाँ पे कम से कम जो भी जाता है उसको कुछ खाने पीने सोने की जगह होती है। इस देश की ज़्यादातर जेल, और दिल्ली में तिहाड़ भी मान लीजिए, उसमें ज़्यादातर लोग वो हैं जो अपनी बेल नहीं करा पा रहे हैं। जी। ज़्यादातर वो लोग वो हैं जिनकी तबीयत ख़राब है, जो उनको जेल डॉक्टर कभी सहानुभूति से देखता है, कभी जल्दी में देखता है, इलाज नहीं मिलता। रिसेंटली लास्ट मंथ ही एक यूएपी अक्यूज की वहाँ पे डेथ हो गई तो मेडिकल रीजंस। जी। तो पूछा गया कि क्यों हुई है, उन्होंने कहा कि कुछ उनका कोई ब्रेन का कोई एक तरफ प्रेशर वगैरह था। तो क्लियरली उस आदमी को और वो यंग आदमी था, 30-35 साल का था। अच्छा। जो उसको मेडिकल अटेंशन चाहिए थी नहीं मिल रही थी। तिहाड़ में ही। यूपी वगैरह के जेल तो छोड़ ही दीजिए आप। जी। वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह की वहाँ पे प्रताड़ना होती हैं, किस तरह लोग परेशान होते हैं। और सबसे बुरी बात तो होती है कि देखिए अंदर जेल में हैं क्यों। आपका केस चलना है, चलिए मर्डर केस बड़ी बात हो गई, चोरी के केस में आदमी अंदर है, डीएम साहब ने वहाँ गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, उसमें अंदर है। तो ये बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये मुद्दे पे वापस ला के मैं इतना कहूँगा कि जैन साहब जो हैं, ये एक नैतिकता का भी एक पैमाना होता है जिस पे वो फेल हो गए हैं। अब एक ज़माना था 50s में, आई थिंक इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला स्कैम माना जाता है, कुछ जीप्स की प्रोक्योरमेंट में 50s में कुछ हुआ था, 2-3 जीप्स का कुछ। इंदिरा गांधी का जो फेमस जो इलेक्शन सेटिसाइड हुआ था, वही मामला एक इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ 1 जीप है। और एक आदमी जो कि सरकारी अफसर था, उसने एक दिन बाद रिजाइन किया था, लेकिन एक दिन पहले उसने उनके लिए उनकी मदद कर दी थी इतने छोटे मुद्दे पे। बोफोर्स मुझे लगता है अगर आजकल होता तो कोई पूछता भी नहीं। जी। चारा घोटाला भी ऐसे ही था। जी। आप उसमें इन्फ्लेशन भी जोड़ लें। मैं चर्चा को स्मिता और सौरभ से बात करूं। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूं। आपने जो कहा कि प्राइवेसी होती है, जी, तो 2 पार्ट का सवाल है मेरा। क्या जेल की कोठरी में निजता की अपेक्षा, एक्सपेक्टेशन, ये जायज़ है? क्योंकि एक आम नागरिक को तो नहीं मिलती, लोगों को बिल्कुल ठूंसा जाता है। मुझे मालूम है, मैंने कई लोगों को देखा है, वहाँ लोगों को इतना मलेरिया होता है, ये बात जो कहीं आएगी नहीं, क्योंकि मच्छर हैं। हिंदुस्तान में मच्छर बड़ी दिक्कत है। जी हाँ। लेकिन अगर आप मच्छरों के साथ रह रहे तो आप जानते हैं कि आप जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप उसी से परेशान रहेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल इसलिए दिया, क्या ये अधिकार सही है? दूसरी चीज, जो निजता की अपेक्षा क्या साधनों पर भी है? उन्हें अलग से, जैसे एक वीडियो में देखा, वो सलाद खा रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं वो बीमार हैं। बीमार तो और भी लोग होते हैं। जी हाँ। मैं देख रहा था कि उनकी प्लेट में क्या आया। उसमें टमाटर थे, खीरा था और चुकंदर थे।
टमाटर की कीमत इस समय दिल्ली में, साउथ दिल्ली में जहाँ मैं रहता हूँ, 60 रुपये किलो है। चुकंदर की 78 रुपये है, 78, और खीरे की 38 रुपये। तो उनकी प्लेट में 100 रुपये से ज़्यादा का केवल सलाद है। तो ये जेल कहाँ हुई? इसीलिए मैंने आपसे एक सवाल पूछा, अगर आप उसका कानूनी पहलू बता पाएँ, बाकी सब तो है ही जी, क्या इसका कोई कानूनी पहलू है? क्या ये एक्सपेक्टेशन भी प्रिविलेज का पार्ट है? क्योंकि एक साधारण आदमी तो ये एक्सपेक्ट करके भी नहीं जाता। देखिए ये तो पूरा एक सिस्टम की बात आ जाती है, क्योंकि जो अंडर ट्रायल होता है, जब केस चल रहा है जी, तो आप सज़ा नहीं काट रहे हैं, आप जुडिशियल कस्टडी में हैं जी, जज साहब की कस्टडी में। तो अक्सर होता है कि परमिशन ली जाती है जज साहब से कि देखिए इनको ये प्रॉब्लम है। जैसे फेमस था स्टैन स्वामी का, जो मना कर दिया था उन्होंने एक सिपर के लिए। वो जेल रूल में नहीं होगा परमिटेड, लेकिन आप जुडिशियल कस्टडी में हैं तो जज साहब कैन ऑर्डर कि उनको ये खाना दिया जाए, उनको ये सुविधाएं दी जाएं, उनको इस अस्पताल में लिया जाए। वो सब जज के अधीन होता है। अब इनके पास अगर ऑर्डर था तो वो टेक्निकली सही बात है। दूसरी बात है, देखिए कि अमीर आदमी जो होता है वो अक्सर कानून से क्यों छूट पाता है। ये नहीं है कि जज पैसा खा रहा है। नहीं, जुडिशरी का जितना बात होती करप्शन की, उसका यानी कि बिल्कुल नहीं करप्शन, लेकिन उससे काफ़ी कम है। वो कहता है कि वकील साहब अच्छे वकील करो, वकील साहब मैं आपको पूरी फीस दूंगा। तो वकील साहब जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम होगी एप्लीकेशन डालते हैं, ट्रायल कोर्ट नहीं देता तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट नहीं देता तो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। तो देखिए इस तरह से उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं, बेल जल्दी मिलती है, उसका केस वो अच्छा होता है। जो गरीब आदमी जो है उसकी पैरवी करने वाला कौन है? देखिए वो तो मूल मुद्दा है मेरा सवाल का कोना, और उसके बाद हम वीडियो का ये सेगमेंट समाप्त करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये बात खत्म कर लें जी। तो मैंने ये क्यों कहा, क्योंकि जो आपको व्यक्तिगत तौर पर खाना और इस सब की सुविधा मिलती है, जितना मुझे मालूम है और मुझे बिल्कुल सतही नॉलेज है जो मैंने ऐसे ही पढ़ी, वो सिविल मामलों में होता है। आपराधिक मामलों में इसकी इजाज़त आमतौर पर कोर्ट नहीं देता। पहला तो क्या मेरा इन्फ्रेंस गलत है? और अगर नहीं तो फिर क्या ये सीधे सीधे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं? जेल मंत्री के अंदर जो जेल आती है, उस जेल में वो बैठा है, वो तभी भी जेल बना हुआ है। वो राजनीतिक सवाल है, उस पर तो चलिए हम और आगे भी बात करेंगे। पर कानूनी तौर पे कम से कम इसकी इजाज़त आदेश में तो नहीं मिलनी चाहिए। आदेश करने का पावर है, लेकिन देखिए यहाँ पे उल्टा हुआ है। वीडियो जो आया है वो पहले का है और एप्लीकेशन कोर्ट में डाली गई है बाद में। अच्छा, कि भाई ये इनकी तबीयत खराब है, इनको स्पेशल खाना चाहिए। देखिए जो अंडर ट्रायल है उसको भी हक है और सबको हक है, सबको हक। चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, मंत्री हो या संतरी हो, जो कुछ भी हो। लेकिन जो मैं आपको कह रहा था, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको कि वो हक सबको है, लेकिन हक का एक्सरसाइज जी वो ही असल इशू है। देखिए हमारे देश में हमारे लॉज जो हैं EU US से बढ़ के हम आगे हैं, बेस्ट लॉज इन द वर्ल्ड जी। अगर इम्प्लीमेंट इसमें हाफ भी हो जाएं तो हमारा देश नंबर 1 होगा अच्छी चीज़ों में। नॉट आपने बताया कि नंबर 2 हो गए हम सेंसरशिप में जी। तो यहाँ पे सिंपल इशू, एक सिस्टमिक इशू जो है बता रहा हूँ मैं आपको, मैं ये कि मैं तो कह नहीं रहा कि देखिए जो भी अंडर ट्रायल है नंबर 1, उस अंडर ट्रायल क्यों रखना है अंदर आपको? चलिए आपको लग रहा है कि बाहर जाके मर्डर कर देगा वो, तो अंदर रख रहे हैं। वो कितने लोग होंगे? वो बहुत कम लोग होंगे। आप कह रहे हैं आपको डर है कि भाग जाएगा, पासपोर्ट रखवा लेते हैं। चलिए वो तो एक तो हो गया, देश बाहर जा पाएगा। कुछ और करिए, अभी उनका गौतम मुल्ला को हाउस अरेस्ट दिया है जी। अमेरिका में होता है एंकल ब्रेसलेट वगैरह। मैं नहीं कह रहा कि वो अच्छा आइडिया, मैं कह रहा हूँ कि आइडियाज़ हैं। तो अब किसी को आप अंदर रख रहे हैं जुडिशियल कस्टडी में, तो सारा दारोमदार है जेल के ऊपर, सरकार के ऊपर जी। अगर वो है तो आप उस आदमी को, उस शख्स को इतने फैसिलिटी देंगे कि भाई वो हेल्दी रहे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है, डाल देते हैं अंदर, ना जगह है सोने की, ना जगह है बैठने की। वो अपना खाइए जो खाना आ रहा है, इलाज हो रहा हो नहीं हो रहा हो, आपका अच्छा वकील है तो आपके लिए ये इलाज करा देगा, नहीं है तो आप वहाँ करते रहिए जी। स्मिता, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जो एक बात का जिक्र साहब ने किया था कि फिजियो पहले बताया था आम आदमी पार्टी ने, जब ये बाहर आई तो मनीष सिसोदिया का बड़ा भावनात्मक वो था स्टेटमेंट कि उनके लिए फिजियोथेरेपिस्ट लाया, जबकि वो बंदा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं था। तो ये जो हिपोक्रेसी है, और ख़ास तौर से जब VVIP कल्चर की आलोचना करके आम आदमी पार्टी आई थी, तो मैं जानना चाह रहा था, पहली बात तो ये, और मैं ये मानता हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ तो बहुत बार लोग विचलित हो जाते हैं कि जो ये जितने बड़े नेता या कई बार फिल्म स्टार भी, सेलिब्रिटी, वो आम जनता को किसी हद तक मूर्ख समझते हैं कि जैसे हमें पता ही नहीं चलेगा कि ये बंदा फिजियोथेरेपी देने वाला था भी या नहीं। ये जो एटीट्यूड है,
प्रशासन में आने के बाद लोगों का, या इस सीमिंगली सीढ़ी पर जो ऊपर लोग हैं, अगर हम इसे माने प्रोवर्बियल सीढ़ी को, वो नीचे के लोगों को इतनी हीन भावना से क्यों देखते हैं? देखिए, ये तो सत्ता का खेल है, सत्ता का नशा है। आप एक बार जब सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने लगते हैं तो आप खुद को जो है एक अलग लेवल पर महसूस करते हैं। ये शख्स जिसकी बात कर रहे हैं रिंकू, ये पता चला कि भाई फिजियोथेरेपिस्ट तो छोड़िए, ये पॉक्सो के तहत ये चाइल्ड सेक्सुअल ऑफेंडर है। इस बात से निश्चित रूप से डिस्गस्ट बहुत ज्यादा हुआ एज अ ह्यूमन बीइंग, एक महिला होने के नाते, एक इंडिविजुअल सिटीजन होने के नाते, और खास करके जब आप बहुत बड़े बातें करके आप सत्ता में आते हैं, आप लोगों को बहुत ऊंचे सपने दिखाते हैं, तो निश्चित रूप से फिर उसमें निराशा भी ज्यादा होती है जब आप अपने ही बनाए हुए उसूलों पर आप चल नहीं पाते। लेकिन यहाँ मैं बस 2 चीजें जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि पहले ही जो है काफी बातें कर ली गई हैं इसकी जो कानूनी तकनीकी विषयों पर। स्टैन स्वामी का जिक्र किया गया। देखिए, ये निश्चित रूप से है कि अंडर ट्रायल मतलब वो शख्स जिसका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है, जिसके जुर्म पर सुनवाई चल रही है, तो उसको तो निश्चित रूप से कुछ अधिकार होना चाहिए कि वो स्वस्थ रहे कम से कम इसके दौरान। और हमारी अंडर ट्रायल से जो है हमारी सारी की सारी प्रिजन ज्यादातर ओवर क्राउडेड है। लेकिन ये भी एक टेरिबल हकीकत है कि इसमें, और ये सिर्फ सत्येंद्र जैन की बात नहीं है, तिहाड़ से इतने किस्से सुने हैं मैंने, बकायदा तिहाड़ जेल के अफसरों से जो अफसर रह चुके हों, कि वहां तो बकायदा अगर आप किसी वीआईपी एलीट काइंड ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर है तो वहां तो आपकी कॉन्फ्रेंस रूम चल रही होती है, वहां बाकायदा आपकी बिजनेस की प्रॉपर जो है मीटिंग्स चल रही होती हैं। तो अलग अलग जो है फैसिलिटीज लोगों को मिले हैं। जो बड़ी धर्म संकट है एक, कि आपने जो अंडर ट्रायल जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की कि वो क्यों नहीं हो रहा है, कि किस तरीके से उसको एड्रेस करे। ज्योति बासु बड़ी फेमसली कहा करते थे, वो थे कम्युनिस्ट बट ही यूज्ड टू लव हिज एक्सपेंसिव ड्रिंक्स, और वो बड़े मशहूर तौर से कहते थे कि भाई आई डोंट हैव अ ग्रज अगेंस्ट एनीबॉडी हु लव्स हिज कॉन्याक एज लॉन्ग एज एवरीबॉडी कैन अफोर्ड इट। तो अगर तो अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स के अधिकार हैं तो ये अधिकार सबको मिले। इसमें ऐसा नहीं हो कि बस चूंकि आप एक नेता हैं, आप किसी बिजनेस घराने से आते हैं तो आपके लिए ये सेवाएं हैं, दूसरों के लिए नहीं है। एक पानी का पाइप तक मांगने के लिए लोगों को जो है एप्लीकेशन पर एप्लीकेशन लगानी पड़ रही है जी। और राजनीति में जो नैतिकता की आज की तारीख में कमी नजर आ रही है, मुझे लगता है कि ये ज्यादातर पार्टियों में ही नजर आती है। और बीजेपी से ही सीख कर जो है आपने ये बकायदा उनको उनके टोकन में वापस देना शुरू किया है, विच इज व्हाई बीजेपी इज आल्सो वेरी एजिटेटेड। आप देखिए बीजेपी में आज की तारीख में कोई भी ऐसा नेता जिस पर बड़े बड़े आरोप लगते हो, उनका प्रमोशन होना तय होता है। ये तो आप भूल जाइए कि उनको उनके पदों से हटाने की भी बात की जाएगी, भले ही वो मनोहर लाल खट्टर हो जिनके राज्य में 3 बार जो है उनके मुख्यमंत्री रहते हुए दंगे फसाद हो गए, अजय मिश्रा तेनी हो जो गृह राज्य मंत्री बने हैं, उनके बेटे की इतनी बड़ी लखीमपुर कांड होती है, उनका गाड़ी इन्वॉल्व रहता है। कुछ सालों पहले तक देखिए कांग्रेस के टाइम में कोर्ट के फटकार की वजह से हो या दूसरे तमाम सिचुएशन की वजह से, मुंबई अटैक के बाद में जैसे नेताओं को पदों से अपना इस्तीफा देना पड़ा, काफी सारे ऐसे लोग थे जिनकी पोजीशंस गई थी। आज की तारीख में ये नहीं होता। सत्येंद्र जैन को हिमाचल प्रदेश के स्टार कैंपेनर्स की सूची में उनके नाम को शामिल किया गया था, जिसको लेकर भी जो है काफी सारे बीजेपी के नेताओं ने इसको पॉइंट आउट किया कि ये स्टार कैंपेनर कैसे हो गए। तो ये जो ब्रेजननेस है, मुझे लगता है ये आज की तारीख में सबसे ज्यादा परेशानी वाली बात होगी। और इस ब्रेजननेस से वोटर के माइंड बदलते नहीं है। जब तक वोटर को नहीं लगता कि नहीं, नेताओं को अधिकार नहीं है कि वो इस तरीके से इतना ब्रेजन हो सके, इतने खुलेआम जो है तमाम नियम कानूनों को ताक पर रख सके, तब तक कोई ठोस बदलाव की उम्मीद इस वक्त नहीं की जा सकती है। जी स्मिता, हम वीडियो सेगमेंट को खत्म कर रहे हैं। मैं छोटी सी टिप्पणी, जो भी या लंबी भी, एक छोटी सी बात पर मैं सौरभ से चाहता हूं, फिर हम अपने वीडियो सेगमेंट को समाप्त करेंगे। अंडर ट्रायल्स की हमने बात की, तो राजनीति पर आने से पहले मैं श्रोताओं के लिए बताना चाहूँगा कि 2012 में भारत में जितने कैदी थे उनमें जो अंडर ट्रायल, जो विचाराधीन कैदी हैं, उनका प्रतिशत 68% के आसपास था, जो अब 2021 में 77% हो गया। यानी लगभग 2/3 भारत के कैदी विचाराधीन कैदी हैं, जो अनेक कारणों से, जिसमें गरीबी भी हो सकता है, जानकारी ना होना हो सकता है, इसलिए जेलों में है क्योंकि वो अपनी जमानत नहीं दे पा रहे। ये एक बहुत बड़ा इंडाइटमेंट है एक तरह से हमारे न्याय व्यवस्था और उसको फिर इम्प्लीमेंट करने की जेल व्यवस्था का, कारागार का। पहली बात तो क्या इसका रिफॉर्म कहीं आसपास हमें दिखाई दे रहा है? दूसरी बात ये कि ये आप
लगातार ट्रांसपेरेंसी इश्यूज को देखते हैं, इसको लेकर जनता के बीच मांग और ये जानकारी हो, ये रिफॉर्म हो, इसकी ललक क्यों नहीं दिखाई पड़ती? लोग जानकारी ये लेना भी नहीं चाहते। देखिए, जो सत्येंद्र जैन का जो केस है, मुझे लगता है बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल होगा अगर हम प्रिजन रिफॉर्म्स के एंगल से देखें। क्योंकि अब इंडिया में जब एक सोसाइटल रीज़न है कि अगर कोई अरेस्ट होता है, आसपास के पड़ोस के लोग मानते हैं कि ये तो गुनहगार है ऑलरेडी। हाँ, तो क्योंकि ऐसा एक माइंडसेट बन चुका है, तो प्रिजन में लोग जैसे रहते हैं, क्या कंडीशन में रहते हैं, ये सब को लेके लोगों को चिंता नहीं होता, क्योंकि वो लोग मान लेते ये तो दोषी है, इसको तो होना चाहिए, ऐसा कंडीशन फेस करना भी चाहिए, तभी ठीक होगा वो। हम लोग करेक्शन, जो प्रिजन जाते हैं लोग, उसको करेक्शन के वे में नहीं देखते, उसको हम लोग ऐसे देखते हैं कि उसका तो जिंदगी खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन प्रिजन एक करेक्शनल होम की तरह अगर हम लोग देखें, और वहाँ पे जब आप बोल रहे हो कि 77% अंडर ट्रायल्स है, तो उनका हेल्थ, उनके जो मांगे हैं, स्पेशल नीड्स होंगी, वो तो कोर्ट को प्रोएक्टिवली मतलब ऑर्डर करना चाहिए। और उनका जो हेल्थ है, इट्स अ स्टेट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी अब, क्योंकि वो स्टेट के कस्टडी में है, जुडिशियल कस्टडी में है। तो अगर सत्येंद्र जैन के साथ एक स्पेशल कुक है, मसूस है, और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है, तो दूसरे प्रिजनर्स के साथ क्या हो रहा है, ये एक चर्चा का विषय होना चाहिए। और सत्येंद्र जैन का केस तो अभी फ़िलहाल का केस है, एक केस था शशिकला का, जो AIADMK की जनरल सेक्रेटरी थी। तो जब वो प्रिजन गई थी, वो तो चले AIADMK तमिलनाडु में पावर में है, उनको भेजा गया था कर्नाटका के जेल में। वहाँ पे उन्हें 2 करोड़ की रिश्वत, ऐसा एलिगेशन था, जो IPS ऑफिसर थी तब, डी रूपा नाम था उनका। तो उनके रिपोर्ट में लिखा गया था कि 2 करोड़ का रिश्वत दिया उन्होंने, और शायद डायरेक्टर जनरल जो प्रिजन के थे वो भी बेनिफिशियरी थे उसमें, तो उनको भी शायद दिया गया था। और उनको किचन दिया गया था, कुक थी, एक कन्विक्ट ही कुक थी उनके लिए, और बहुत सारे मतलब कॉन्फ्रेंस रूम, जैसे स्मिता जी बोलते हैं, हाँ, प्राइवेट रूम थे 5। और जैसे स्मिता जी बोल रही थी कि कॉन्फ्रेंस चलता है, तो उनके बहुत सारे विजिटर्स थे। तो ऐसे स्पेशल प्रिविलेजेस पावरफुल लोगों को दिया जाता है। तो अगर वहाँ पे कर्नाटका में, जहाँ पे पावर में नहीं है उनकी पार्टी, वहाँ पे ऐसा अगर एक्सेस है उनको, तो आप समझिए सत्येंद्र जैन तो मिनिस्टर है तब भी यहाँ के। देखिए, दिक्कत है, पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले ये वीडियो सेगमेंट यहीं समाप्त होगा। समाप्त होने से पहले एक छोटी सी घोषणा और। न्यूज़ लॉन्ड्री पर आज एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ होने वाली है हमारे यूट्यूब चैनल पर और वेबसाइट पर भी। उसका नाम है सांसों में सिलिका। ये सिलिकोसिस एक बीमारी है, फेफड़ों का रोग है, और अधिकतर ऑक्यूपेशनल हैजर्ड, काम करने की जगह पर सिलिका का प्रोडक्शन और आपके एयरवेज में जाती है वो, तो उससे बीमारी होती है। इसे कई बार मौत का कुआं भी कहते हैं। हृदयेश हमारे साथ हर दूसरे हफ्ते चर्चा में जुड़ते हैं। हृदयेश ने ये डॉक्यूमेंट्री बनाई है और न्यूज़ लॉन्ड्री और ठाकुर फैमिली फाउंडेशन के सहयोग से, तो उनका भी धन्यवाद। और वडोदरा में पीपल्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर है, उनका भी धन्यवाद, जिनके सहयोग से फिल्म बनी। ये डॉक्यूमेंट्री बहुत ज़रूरी है, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम बड़े राजनीतिक और इस तरह के विषयों में ये छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं जो हर दिन हमें परेशान कर रही हैं। और इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है, लेकिन शायद 1 करोड़ लोग के आसपास इससे इस समय ग्रसित हैं। तो उसे ज़रूर देखिए, और आगे की चर्चा को आप हमारी वेबसाइट और या कोई भी जो प्लेटफॉर्म जहां पर आप पॉडकास्ट सुनते हो वहां पर सुन सकते हैं।